हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान ही पढ़े हैं, इस समय हम लोग संविधान पढ़े हैं। तो संविधान में आज हमें क्या पढ़ना है? 1833 का चार्टर अधिनियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है? सबसे पहले इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत जो परिवर्तन हुए थे वो कुछ इस प्रकार से। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन और इससे पहले क्या हुआ था, या फिर आप इससे कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके परिषद को इंडिया काउंसिल कहा गया और संचालित समिति को भारत सरकार कहा गया। तो हम कह सकते हैं ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, यहां से हम कह सकते हैं ये जो गवर्नर जनरल हैं इनके परिषद को इंडिया काउंसिल कहा गया। ठीक है, इनके परिषद को इंडिया काउंसिल कहा गया और फिर संचालित समिति को भारत सरकार कहा गया। संचालित समिति को क्या कहा गया? भारत सरकार कहा गया। भारत सरकार कहा गया। इससे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक रहे। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल 1828 से 35 तक रहा। 1835 तक इनका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिक रहे। लेकिन बंगाल के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। शासनकाल कब से कब तक रहा? 1774 से 85 तक। 1785 तक। गवर्नर जनरल के ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात, 1833 चार्टर एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इनके परिषद को इंडिया काउंसिल कहा जाने लगा और संचालित समिति को भारत सरकार कहा जाने लगा। ये बातें। लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन रहे? लॉर्ड विलियम बेटिक। और इससे पहले का क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो
तो यहाँ से देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन रहे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा? 1774 से 1785 ईस्वी तक। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद को क्या कहा जाने लगा अब 1833 से? इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल कहा जाने लगा। इनकी संचालन समिति को क्या कहा जाने लगा? भारत सरकार कहा जाने लगा। संचालन समिति को भारत सरकार कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक थे। इनका शासनकाल 1828 से 1835 रहा। तो गवर्नर जनरल पे ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बन रहे थे। अब इसके बाद अगला इस एक्ट के माध्यम से और फिर क्या कहा गया? अब यहाँ से देखिए भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका, ये है विधायिका के असीमित अधिकार दे दिया गया। विधायिका के असीमित अधिकार दे दिया गया। इस भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिया गया। लेकिन और फिर नीचे क्या दिया है? मद्रास, बम्बई के गवर्नर, मद्रास और बम्बई ये दोनों के गवर्नर, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ये चीज विधायी शक्तियों से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। कहाँ के गवर्नर को? मद्रास की, बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विधायी शक्तियां क्या है? विधायी शक्तियां, इसका मतलब क्या है? विधायी शक्तियों का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कानूनों की घोषणा का अधिकार, कानूनों की घोषणा का अधिकार। अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, अर्थात वे कानूनों की। भारत के गवर्नर जनरल को अब पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों पर, पूरे ब्रिटिश भारत में जितने भी अधिकार थे, कंपनी के अधिकार में जितने भी क्षेत्र थे, उन पर कानून की घोषणा करने का अधिकार, अर्थात विधि बनाने का अधिकार विधायिका का असीमित अधिकार दे दिया गया। अब सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल ही कानूनों को लागू कर सकता है। अब मद्रास, बम्बई के गवर्नर को विधायिका, ठीक है, विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया है। ठीक है, विधायी शक्तियों का अर्थ होता है कानूनों की घोषणा का अधिकार। फिर अगली पॉइंट, इस एक्ट के तहत दो बातें हो गई। एक तो आपकी ये थी, दूसरी ये हो गई। पहली ये है, दूसरी ये है। अब तीसरी क्या है? विधिक परामर्श। ठीक है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में। गवर्नर जनरल का मतलब, अब जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, अर्थात अब भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में। विधि का मतलब होता है लॉ, ठीक है, लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में, ठीक है, लॉ मेंबर, विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले, ये हैं लॉर्ड मैकाले। विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। थोड़ा सा लॉर्ड मैकाले के बारे में जान लेते हैं। जो लॉर्ड मैकाले थे उनका मूल नाम क्या था? थॉमस वेलिंगटन मैकाले।
इनका वास्तविक नाम था थॉमस वेविंगटन मैकाले। ये थे क्या? ये थे एक राजनीतिक नेता थे, इतिहासकार थे और फिर लेखक थे और फिर कवि थे। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था थॉमस वेविंगटन मैकाले। ये राजनीतिक नेता थे, इतिहासकार थे, लेखक थे, कवि थे। ये कौन थे? लॉर्ड मैकाले, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता था। इन्हें विधिक परामर्श हेतु ला संबंधी सलाह के लिए इन्हें प्रथम गवर्नर जनरल अर्थात भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया और फिर इन पे कुछ नियम लागू किए गए। परिषद की बैठक में ये बातें, इन्हें परिषद की बैठक में भाग लेने का अधिकार तो था। ये लॉर्ड मैकाले जो थे, इनको परिषद में बैठने का अधिकार तो था, भाग लेने का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर दिया है मतदान का अधिकार नहीं था। इन्हें भाग लेने का अधिकार था परिषद में, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं था। फिर इसके आगे क्या कहा गया है कि अध्यक्षता में अर्थात लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये बातें लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में 4 सदस्यों वाली 4 सदस्य का मतलब 4 सदस्यों वाली विधि आयोग, इसको विधि आयोग को क्या कहा जाता है? लॉ कमीशन, विधि आयोग, ये चीज इंपॉर्टेंट है। विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में अर्थात लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में विधि आयोग का गठन किया गया। इनकी अध्यक्षता में विधि आयोग लॉ कमीशन का गठन किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1833 में। अब फिर यहाँ से यानी गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में विधि परामर्श हेतु प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया और इनकी अध्यक्षता में 1834 ईस्वी में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले को केवल परिषद में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं था। अगली पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है? चौथी पॉइंट है, चौथी वाली, विधि संहिताकरण के लिए। ये है विधि संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को, किसको? भारत के गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार, आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। विधि संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया। ये किस एक्ट के माध्यम से दिया गया है? 1833 का चार्टर अधिनियम। ये सारी बातें ये भी इसी के तहत अर्थात 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में। तथा अब यहाँ से क्या हुआ कि द्वारा दास प्रथा, ये इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दास प्रथा को किस एक्ट के माध्यम से विधि विरुद्ध घोषित किया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। और फिर आगे कहा गया है कि 1843 ईस्वी में, ये 1843 में दास प्रथा, ये दास प्रथा है, इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और फिर दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यहाँ से इसके द्वारा, किसके द्वारा?
इस एक्ट के द्वारा 1833 के अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि विरुद्ध के घोषित करने का मतलब गैर कानूनी है ये दास प्रथा। ये कहा गया कि दास प्रथा गैर कानूनी है और इसे 1843 ईस्वी में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगली पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक निकाय। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, व्यापारिक निकाय अब पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। कौन सा निकाय बन गया? प्रशासनिक निकाय बन गया। पूरी तरह से व्यापारिक निकाय को समाप्त कर दिया गया, अब पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गया। एक चीज़ और, पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक निकाय था, व्यापारिक एकाधिकार था, वो 1833 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकार अब भी इनके बचे थे, 1813 में बचे थे। कुछ इनके एक्ट थे, जैसे चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार, ये एकाधिकार पहले की तरह बना था। बाकी सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, लेकिन अब वो भी इसमें समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये जो व्यापारिक निकाय है 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। लेकिन परंतु क्या हुआ था? परंतु चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार प्लस साथ में क्या? चाय का व्यापार, ये दोनों व्यापार पहले जैसे ही बना रहा है इनका। और फिर इनके सारे व्यापारिक एकाधिकार, मतलब जिस पर सिर्फ इनका ही अधिकार था, वो सारे अधिकार खत्म कर दिए। सिर्फ 2 अधिकार छोड़ करके ये अधिकार खत्म कब हुए थे? 1813 में। लेकिन अब 1833 ईस्वी में ये जो दोनों अधिकार दिए गए हैं ये भी खत्म हो गए। 1813 ईस्वी में, अब 1813 ईस्वी में ये जो 2 अधिकार थे ये भी खत्म हो गए। कब? 1833 में। 1833 में ये दोनों अधिकार खत्म हो गए। 1833 में ये दोनों अधिकार बचाए गए थे खत्म करने से। अब यहाँ से क्या है? अगली बात है कि सिविल सेवकों, ये है सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता। यहाँ पे है खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस एक्ट के तहत 1833 चार्टर अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खुली प्रतियोगिता, यहाँ से देखिए, खुली प्रतियोगिता का क्या किया गया था? आयोजन शुरू किया गया था, करने का प्रयास किया गया था। लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। 1833 के तहत सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध होने पर, इनका विरोध हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, बाद इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। खुली प्रतियोगिता का जो प्रारंभ हुआ था, ठीक है,
उसको समाप्त कर दिया गया। किसके विरोध पर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध पर, यानी निदेशक मंडल के विरोध पर ये भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ये चीज, इनके विरोध पर इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अधिनियम की धारा, अधिनियम की धारा का मतलब है 1833 के अधिनियम की धारा 87 है। अधिनियम की धारा कौन है? 87। ये जो 87 है इसमें कहा गया रंग जाति धर्म, रंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी भारतीय को कंपनी की सेवा में रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता। किससे? रंग जाति धर्म के आधार पर किसी भारतीय को, यहाँ से देखिए किसी भारतीय को कंपनी की सेवा में रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी भी भारतीय को कंपनी की सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता रंग जाति और धर्म के आधार पर। यानी सबको, अगर वो चाहता है कंपनी की सेवा में रोजगार हासिल, यानी कंपनी में भर्ती होना चाहता है किसी भी कार्य और पद पे, तो उसे होने दिया जाए, उसे रोका ना जाए। ये कहा गया था 1833 के तहत। और यहीं से ये जो धारा थी 1800, ये वाली धारा, इस अधिनियम की धारा कौन है? 1833 की जो धारा कौन है? 87 है। और इसी धारा ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, यही जो धारा है, इसी धारा के तहत प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के लिए प्रमुख है या फिर मुख्य भूमिका निभाया था इसी धारा, अर्थात इसी धारा के तहत प्रशासन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी हुई। ठीक है, तो ये सारे रहे आपके 1833 का चार्टर अधिनियम। फिर कल की क्लास में 1853 हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।